हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल हम कौन सा एक्ट कर रहे हैं, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। उसमें मैं आपके साथ आज टॉपिक डिस्कस करूंगी, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, आप सभी को पता है कि कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टियां हैं, सेलर और बायर। जब दोनों ने अपना अपना काम कर दिया तो इसका मतलब क्या होगी, परफॉर्मेंस होगी। जैसे कि सेलर ने क्या किया, अपनी गुड्स और ओनरशिप और पोजेशन किसको दे दिया, बायर को दे दिया। और बायर ने क्या किया है, सेलर को क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। दोनों ने अपना अपना काम कर दिया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसी टॉपिक को आज मैं आपके साथ डिटेल में करूंगी। द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मीन्स बायर एंड सेलर फुलफिल देयर पार्ट ऑफ द ऑब्लिगेशन। दोनों ने अपने अपना ऑब्लिगेशन क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। उसको हम क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अंडर सेक्शन 22 है ना, ये अंडर सेक्शन 22 में इसकी डेफिनेशन दी हुई है कि डिलीवरी ऑफ द गुड्स बाय द सेलर सेक्शन 31 में दी गई है। वैसे तो डिलीवरी और गुड्स मीन्स वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मतलब कि जब कोई पर्सन अपनी इच्छा से दूसरे पर्सन को गुड्स की डिलीवरी करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डिलीवरी ऑफ द गुड्स कहते हैं। डिलीवरी में क्या करता है, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या करता है, पोजेशन ऑफ द गुड्स भी दे देता है, उसको वो चीज़ की ओनरशिप भी ट्रांसफर कर देता है, हैंड ओवर भी कर देता है। ठीक है, और तो इसको हम कहते हैं डिलीवरी गुड्स, मतलब पोजेशन दे दिया, ट्रांसफर द पोजेशन ऑफ द गुड्स टू अनदर पर्सन, और वो अपनी इच्छा से करता है। ठीक है, हैंड ओवर कर देता है। ठीक है, और यदि उसने गुड्स ऐसे पोजेशन के अकॉर्डिंग बना दी है तब भी हम उसे कहेंगे डिलीवरी ऑफ द गुड्स अंडर सेक्शन 33। तो आप समझ गए डिलीवरी ऑफ गुड्स कहते हैं। पर इट इज़ द ड्यूटी, किसकी ड्यूटी है, डिलीवरी जो गुड्स है उसको डिलीवरी की स्टेट तक पहुंचाना, ये किसकी ड्यूटी बनती है, ये सेलर की ड्यूटी बनती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 में। ठीक है, तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप समझ गए होंगे क्या होता है ना। नेक्स्ट मोड ऑफ ड्यूटी, इसके मैं 17 पॉइंट इस चैप्टर में कि हमने जब परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करना है, जब दोनों पार्टियों ने अपने अपने क्या क्या काम है, उसके 17 पॉइंट है, ये काम करने पड़ते हैं, तब होती है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारा इस चैप्टर का, मोड ऑफ डिलीवरी। किस ढंग से डिलीवरी होती है, सबसे पहले हमारी आ जाती है एक्चुअल और फिजिकल डिलीवरी। एक्चुअल और फिजिकल डिलीवरी मतलब जैसे कि मैं पेन खरीदने जाती हूँ मार्केट में, तो मैं उसको पेमेंट करती हूँ, वो मुझे हाथ में पेन दे देता है, तो इसका मतलब क्या है, एक्चुअल में फिजिकली उसने मुझे सामान की क्या दे दी, डिलीवरी दे दी, पोजेशन ऑफ द गुड्स दे दिया। तो ठीक है, तो आप समझ गए फिजिकल और एक्चुअल डिलीवरी होगी। और सिंबॉलिक डिलीवरी क्या होती है, जिसमें एक्चुअल में ऐसे हाथ में नहीं पकड़ाते, इसमें कुछ ऐसा सम सिंबल रिप्रेजेंटिंग, कुछ सिंबल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दो गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ट्रांसफर वन पर्सन टू अनदर। जिसमें जैसे कि मेरे गोडाउन में सामान पड़ा हुआ है ना, तो मैं किसी पर्सन को सारा सामान बेच दिया, तो मैं उसको क्या करता हूँ, सामान नहीं पकड़ाता, मैं उसको गोडाउन की चाबी पकड़ा देता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने क्या कर दिया, उसको सामान की डिलीवरी कर दी, उसको क्या कहते हैं, सिंबॉलिक डिलीवरी कहते हैं, सिंबॉलिक डिलीवरी कहते हैं। ठीक है, थर्ड हमारा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और डिलीवरी बाय अटोनमेंट और फिक्टिशियस डिलीवरी। ठीक है, ये अलग टाइप की डिलीवरी, इसको डिटेल में हम कर लेते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल डिलीवरी जैसी नहीं है, सिंबॉलिक डिलीवरी जैसी नहीं है। जैसे कि आपने सारा पॉइंट्स किए हुए हैं, बस आपने समझना है। सेलर हैविंग पोजेशन एज बेली, ऐसे आप सोच रहे हैं सेलर बेली थोड़ी होता है। देखो, जब तक सेलर ओनर होता है उस गुड्स का, ठीक है, तब तक वो ओनर है, तो बेली थोड़ी हुआ। और जब यहाँ पर मैं ऐसा कह रही हूँ, जब सेलर ने सामान बेच दिया, ओनरशिप बायर को बेच दी, ठीक है, ओनरशिप बायर को दे दी, बस सामान उसके पास ही पड़ा हुआ है, तब वो उस सामान का क्या हो गया, बेली हो गया। ठीक है, समझ गए, आपको सभी को पता ही है। जैसे कि मैंने एक बहुत अच्छा सा केस लिया है, मार्विन वर्सेस वॉलिस। ये होता है 1856 में हुआ था, जिसमें ए ने अपना जो घोड़ा है ना बी को बेच दिया। ठीक है, और बी से अपना घोड़ा बी को बेच दिया ना, ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी, और बी से थोड़े टाइम के लिए कहा कि मुझे यूज़ करने के लिए वो घोड़ा रख दे दो। तो जब उसने उस घोड़े को अपने पास रखा, यूज़ किया, तो उसका मतलब क्या हुआ, वो एज ए बेली है। ठीक है, वो ओनर नहीं है। ठीक है, यदि उसको कोई नुकसान हो जाता है घोड़े को, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, बायर की होगी, चाहे वो सामान किसके पास पड़ा हुआ है, सेलर के पास पड़ा हुआ है। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, दूसरा है हमारा बायर हैविंग पोजेशन एज बेली। बायर जैसे नाम से पता चलता है बेली है, इसका मतलब जिसके साथ नाम के साथ बेली लग गया वो ओनर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बेली का भी ओनर नहीं होता है, ये आपको पता ही है, डिटेल में पता ही है। इसका मतलब कि इसमें कुछ इसके टाइटल से हमें पता चल गया कि बायर मतलब खरीदने वाले के पास अभी ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई है। यदि उसने सामान उसके पास आ गया है, पोजेशन गुड्स का आ गया है, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई है, तब तक जब तक उसके पास ओनरशिप नहीं आ जाती है, तब तक वो उस सामान का क्या माना जाएगा, बेली माना जाएगा।
ठीक है। जैसे कि समझ गए ना, जैसे कि मैं पेन उठा के ले आई, अभी मैं कहती हूँ बताता हूँ, है ना, कि ये जैसे रिटर्न की बेस में बताता हूँ मैंने रखनी है कि नहीं रखनी है। जब तक मैं उस कॉन्टैक्ट के लिए हाँ नहीं कर देती, तब तक मैं क्या हूँ, बाहर क्या है, एक टाइप से बेली है। ठीक है, तो ठीक है, आप समझ गए। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्टी हैविंग पोजेशन। कई बार ज़्यादा 3 पार्टियाँ हैं, एक तो बेचने वाला, एक खरीदने वाला और एक थर्ड पार्टी। हो सकता है सेलर ने अपना सामान किसी किसी पर्सन के पास रखा हो। ठीक है, जैसे मैंने अपनी साइकिल बेचनी है, ठीक है, और मेरी साइकिल मेरे फ्रेंड के पास पड़ी हुई है। ठीक है, तो मैंने जब किसी मिस्टर सी को सामान बेच दिया, अपनी साइकिल बेच दी, ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी, और पर पोजेशन किसके पास पड़ा हुआ है, थर्ड पार्टी के पास पड़ा हुआ है। तो मैं थर्ड पार्टी को, मैं अपने फ्रेंड को कह दूँगा कि अब मेरी ओनरशिप मैंने किसको ट्रांसफ़र कर दी है, तीसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर दी है। मैं थर्ड पार्टी को कहूँगा, मेरा थर्ड पार्टी यहाँ पर फ्रेंड है, ठीक है, कि मैंने बायर को सामान बेच दिया हुआ है, अब ओनर वो है। ठीक है, तो आप समझ गए। तो इस टाइप की डिलीवरी को क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहते हैं। ठीक है, और इसी समझ गए आप, मोड ऑफ डिलीवरी कहते हैं एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी, मतलब कि, और जिसमें हम क्या करते हैं, सिंबॉलिक मतलब मैंने गोडाउन की चाबी पकड़ा दी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मतलब सेलर हैविंग पोजेशन एज वेली, बायर हैविंग पोजेशन एज वेली, थर्ड पार्टी हैविंग पोजेशन। ठीक है, 3 पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। और डिलीवरी रूल रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स क्या है, कि ये डिपेंड करता है कि उन दोनों ने आपस में मिलकर क्या कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड किया हुआ है, कि डिलीवरी पेमेंट से पहले करनी है या डिलीवरी बाद में करनी है। डिपेंड करता है कि दोनों ने आपस में मिलकर क्या डिसीजन लिया हुआ है। जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड किया होगा वैसे ही मोड ऑफ डिलीवरी होगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको मोड ऑफ डिलीवरी क्लियर होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल था ये पॉइंट्स ना। हमारा सेकंड पॉइंट है ऑन एक्सेप्टेंस एंड पेमेंट बाय बायर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग बायर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो सामान सेलर ने बायर को भेजा है, सेंड किया है, उसको एक्सेप्ट कर ले और उसकी क्या कर दे, पेमेंट कर दे। ठीक है, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड हुआ। कई बार ये सेलर ने बायर को सामान बेच दिया और बायर उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो इसका मतलब क्या हुआ, बायर क्या कर रहा है, उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, या उसने सामान तो ले लिया लेकिन पेमेंट नहीं कर रहा। तो इसका भी मतलब क्या हुआ, बायर क्या कर रहा है, ब्रीच ऑफ कॉन्टैक्ट कर रहा है। आपको पता है ये ब्रीच ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है। ठीक है, तो आप सेक्शन 31 अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉन्करेंट। मतलब कि जैसे कि यही कहते हैं कि हम जैसे हम पेन खरीदने जाते हैं ना, है ना, तो साथ में मैं क्या करती हूँ, पेन भी ले लेती हूँ और दुकानदार को पैसे भी दे देती हूँ, दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाती है ना। तो इसके मतलब क्या हुआ है, जो पेमेंट मतलब बाय पेमेंट की और डिलीवरी भी सामान में मुझे साथ में मिल गया, उसको कहते हैं आर कनकरेंट अंडर सेक्शन 32। ठीक है, दोनों क्या चलती हैं, साथ साथ में चलती हैं। ठीक है, हाँ, ये दोनों का डिसाइड है कि पहले तूने, जैसे मैंने पेन खरीदा, पहले मैंने पैसे पकड़ाने हैं, ये मैंने पहले पेन पकड़ना है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि हम दोनों की कॉन्टैक्ट में क्या डिसाइड हुआ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, समझ गए आप, पेमेंट एंड डिलीवरी आर कॉन्करेंट अंडर सेक्शन 32। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट है इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी का मतलब है अंडर सेक्शन 34। पार्ट डिलीवरी का मतलब है कि जब सेलर ने, जैसे कि उन्होंने बल्कि में सामान खरीदा है ना, 100 चेयर खरीद लिया, लेकिन उसका अभी पार्ट में डिलीवरी कर रही है, 20 चेयर की ही डिलीवरी कर रही है। इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी कहते हैं उसको। ठीक है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, सबसे पहला पॉइंट है हमारा पार्ट डिलीवरी इन प्रोग्रेस ऑफ द होल डिलीवरी। मतलब कि उसने क्या किया, 100 की 100 चेयर बना लिए, ठीक है, और उसकी 20 चेयर उसको डिलीवरी में डाल दी है। ठीक है, अभी 80 चेयर उसने अभी करनी है। ठीक है, और वो सारी लॉस हो जाता है, वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, तब भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, बायर की होगी, सेलर की नहीं होगी, क्योंकि वो सारी क्या है, पहले डिसाइडेड हो चुकी हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, पार्ट डिलीवरी मेड टू सेपरेटेड इट फ्रॉम द होल। मतलब कि आपको पता ही है, मैंने ये टॉपिक आपको अच्छे ढंग से करा दिया हुआ, जब तक चीज़ें सेपरेट नहीं हो जाती तब तक लॉस किसका होता है, तब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सेलर की। जब वो अलग हो जाती है उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बन जाती है, बायर की बन जाती है। ठीक है, यदि उसने कुछ पार्ट 100 चेयर में से क्या किया हुआ है, 20 चेयर बना ली है, अब 80 बनानी है, तो इसका मतलब रिस्पॉन्सिबल आधी बना ली है, वर्क इन प्रोग्रेस में है, तो 20 के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा बायर और बाकियों के लिए वो नहीं होगा। इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी अंडर सेक्शन 34। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। ठीक है, बायर मस्ट अप्लाई फॉर डिलीवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सेक्शन 35 मतलब यहाँ पर मेरे कहने का मतलब है कि बायर को हमेशा सेलर को कहना पड़ेगा कि मुझे इस सामान की डिलीवरी कर दो। यदि बायर सेलर को बोलता नहीं है कि डिलीवरी कर दो, तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि वो डिलीवरी करे। मतलब कि पहला स्टेप किसको उठाना पड़ेगा, हमेशा बायर को, खरीदने वाले को उठाना पड़ेगा। वो उसको नोटिस भेजेगा या बोलेगा कि मुझे सामान दे दो,
ठीक है। वो बायर ये नहीं कह सकते कि इसने मुझे सामान नहीं भेजा और उसने बोला भी नहीं, ठीक है। पहले बायर को, मतलब कहने का मतलब है बायर को पहले सेलर को बोलना पड़ेगा कि मुझे सामान दे दो, ठीक है। उसके बाद सेलर क्या करेगा, सामान भेजेगा, ठीक है। और यदि वो बायर बोलता ही नहीं है और फिर उस पर केस कर देता है, केस नहीं कर सकता बायर जब तक उसने सेलर से मांगा ही नहीं है सामान, तो आप समझ गए होंगे। तो मतलब उस केस में सेलर लाइबल नहीं होगा, ठीक है। तो आप ये बहुत अच्छा सा केस मैंने नीचे टाइप किया हुआ है, आपने अच्छे ढंग से देख लेना है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। नेक्स्ट है प्लेस ऑफ डिलीवरी। प्लेस ऑफ डिलीवरी कहाँ होगी, अंडर सेक्शन 36 और सबसेक्शन हमारा क्या है 1। प्लेस ऑफ द डिलीवरी वहाँ पर होगी म्यूचुअली डिसाइडेड, जहाँ पर दोनों ने डिसाइड किया, दोनों क्या, सेलर और बायर ने मिलकर जो डिसाइड किया कि डिलीवरी यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी। जहाँ पर उन दोनों ने डिसाइड किया होगा तो वहाँ पर डिलीवरी होगी, तब हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस दी जा रही है, म्यूचुअली डिसाइडेड। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब दोनों ने डिसाइड नहीं किया कि कहाँ पर डिलीवरी, उन्होंने कॉन्टैक्ट कर लिया है, तो उस केस में डिलीवरी कहाँ होगी, उन्होंने कहा है फॉर ए कॉन्टैक्ट ऑफ सेल। यदि कॉन्टैक्ट किया है तो जहाँ पर कॉन्टैक्ट उन्होंने बनाया था उस प्लेस पर डिलीवरी होगी, उस प्लेस पर डिलीवरी होगी जहाँ पर उन्होंने कॉन्टैक्ट बनाया था। दूसरा है जहाँ पर उन्होंने एग्रीमेंट बनाया था, एग्रीमेंट टू सेल, वहाँ पर उस प्लेस पर जहाँ पर बनाया था पर डिलीवरी होगी। दूसरा है यदि फ्यूचर गुड्स है, होता है ना कि अभी मैंने मैन्युफैक्चर नहीं की है, मैंने फ्यूचर में आपको सप्लाई कर देनी है, इसके हमने कॉन्टैक्ट कर लिया है, ठीक है। तो जहाँ पर मैन्युफैक्चर होती है, जहाँ पर प्रोडक्शन होती है, उस प्लेस को माना जाएगा प्लेस ऑफ डिलीवरी, सेक्शन 36(1). तो आप समझ गए होंगे डिलीवरी का प्लेस क्या होगा। नेक्स्ट है हमारा टाइम ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी किस टाइम पर हम डिलीवरी करें, सेक्शन 36(2) के अकॉर्डिंग किस टाइम करें डिलीवरी, है ना। जो दोनों ही, सबसे पहली बात है कि जो दोनों ने कॉन्टैक्ट में डिसाइड किया होगा उस टाइम पर डिलीवरी की जाएगी, ठीक है। और यदि फिर भी टाइम नहीं लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, रीजनेबल टाइम में सेलर बाय को क्या कर देगा, सामान की डिलीवरी कर देगा, टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है। तो समझ गए सेक्शन 36(2) के अकॉर्डिंग टाइम ऑफ डिलीवरी। नेक्स्ट है हमारा गुड्स इन द पोजेशन ऑफ ए थर्ड पार्टी अंडर सेक्शन 36(3). कई बार ये होता है ना, सेलर सामान बेच रहा है बाहर को, लेकिन सामान किसके पास पड़ा हुआ है, थर्ड पार्टी के पास पड़ा हुआ है। तो सेलर क्या करेगा, थर्ड पार्टी को इंटीमेट करेगा कि अब मैंने ओनरशिप ट्रांसफ़र किसको कर दी है, बायर को कर दी है, ठीक है। तो अब ओनर वो बन गया है, ठीक है। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वो किसको बताए, थर्ड पार्टी को बताए, क्योंकि जो पोजेशन की जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र किसको हो गई है, बायर को हो गई है, ठीक है। टाइटल ऑफ द गुड्स उसके पास चला गया है अंडर सेक्शन 36(3) के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अभी तक वैसे तो इसके 17 पॉइंट है, मैंने इस वीडियो में आपके साथ 7 पॉइंट डिस्कस किए हैं। क्या है, मोड ऑफ डिलीवरी किया, ठीक है, ऑन एक्सेप्टेंस एंड पेमेंट बाय बायर किया, ठीक है, और पेमेंट एंड डिलीवरी बाय कॉन्करेंट अंडर सेक्शन 32 किया। इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी भी मैंने आपके साथ कर लिया सेक्शन 34 के अंडर, और बायर मस्ट अप्लाई फॉर डिलीवरी, है ना, सेक्शन 35, और प्लेस ऑफ डिलीवरी सेक्शन 36(1) के अकॉर्डिंग। टाइम ऑफ डिलीवरी किस टाइम पर डिलीवरी होनी है, सेक्शन 36(2) में कर दिया है। गुड्स इन द पोजेशन ऑफ ए थर्ड पार्टी सेक्शन 36(3) में कर दिया है, ठीक है। तो ये 8 पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट जो मैं पॉइंट है 9 पॉइंट मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। थैंक यू वेरी मच।